सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 8 जुलाई 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा का पहला प्रश्न है। 15 जुलाई 2025 को केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में खोला जाएगा? कौन सा बैंक? स्किन बैंक। स्किन बैंक किस शहर में खोला जाएगा? केरल के किस शहर? एक कोच्चि में, एक कोच्चि में, बी कोल्लम में, सी कन्नूर में या डी तिरुवनंतपुरम में? ये खोला जाएगा स्किन बैंक। कहाँ पे ये खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खोला जाएगा। कहाँ पे? सरकारी मेडिकल अस्पताल है, सरकारी 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 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या है? खोला जाएगा। यह विशेष सुविधा गंभीर रूप से चले हुए रोगियों के इलाज के लिए दान की गई है। दान की गई त्वचा को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए डिजाइन की गई है। जो मान लो कोई जल उल जाता है, रोगियों के इलाज के लिए दान की गई त्वचा को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए डिजाइन की गई। यह पहल राज्य में जले हुए रोगियों की देखभाल में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक, क्योंकि दान की गई त्वचा दर्द को काफी कम कर सकती है, संक्रमण को रोक सकती है और जले हुए पीड़ितों के उपचार में क्या है? तेजी ला सकती है। इस परियोजना को केरल राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी KSOTTO से मंजूरी मिल गई है और कोट्टायम कोट्टायम सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी सेवाओं का विस्तार किया करने की योजना है। है ऐसी सेवाओं का विस्तार करने की योजना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई क्या है? यूआई भुगतान सक्षम करने वाला पहला कैरेबियाई राष्ट्र बन गया है। कैरेबियाई राष्ट्र बन गया। ए जमैका, बी बहामा, सी ट्रिनिडाड और टोबैको या डी बारबाडोसा? तो कौन सा ये ऑप्शन सी है? ट्रिनिडाड और टोबैको, जिसने यूपीआई भुगतान सक्षम करने वाला पहला कैरेबियाई राष्ट्र बन गया है किसके? भारतीय यात्रियों के लिए। 7 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैको भारतीय यात्रियों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाला पहला कैरेबियाई देश और कुल मिलाकर क्या है? 8वां देश बन गया। कौन सा 8वां देश बन गया? इस विकास से भारतीय पर्यटक त्रिनाद और टोबैको में खरीदारी या भोजन करते समय सीधे भारतीय रुपयों में भुगतान करने के लिए भीम या फोन पे जैसी यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसका भीम या फोन पे और जैसे यूपीआई ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई यूपीआई का प्रबंधन करता है और विश्व स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर चुका है। यह पहल भारतीय यात्रियों को नगद लेन-देन, अंतर्राष्ट्रीय कार्ड शुल्क से बचने में मदद करती है, जिससे विदेशों में लेन-देन अधिक सहज और किफायती हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के चैम्बर ने नवाचार, विज्ञान और उद्यमिता में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वी वाइज पहल शुरू की है? ए आसियान ने, बी G20 ने, सी ब्रिक्स ने या डी सार्क ने? कौन सा ब्रिक? इसने ये सुविधा शुरू की है, पहल शुरू की है, तो ये शुरू किया कौन सा? ये ब्रिक है। नवाचार, विज्ञान और उद्यमिता में महिलाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित वी वाइज पहल ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल द्वारा शुरू की गई। यह पहल प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने में महिलाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई है। इस कार्यक्रम का अनावरण ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन यानी कि WBA की वार्षिक पूर्ण बैठक का दौरा किया गया। उभरते तकनीकी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व
तो क्या है, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करके ब्रिक्स का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और अपने सदस्य देशों में विज्ञान और व्यापार में नेतृत्व प्रतिनिधित्व अपने विज्ञान और व्यापार में नेतृत्व प्रतिनिधित्व में विविधता लाना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण पूरा कर लिया है? तो देश पूछ रहा है, ए इथोपिया ने, बी सूडान ने, सी मिस्र ने या डी उगांडा ने? ये कौन सा देश है? ये इथोपिया ने जल विद्युत संयंत्र ग्रैंड रेनेसाम रेनेसा रेनेसा डैम का निर्माण पूरा कर लिया। कौन सा? इथोपिया। अफ्रीका का सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रैंड रेनेसा बांध का निर्माण इथियोपिया ने पूरा कर लिया है। यह बांध नाइल ब्लू नाइल पर रणनीतिक रूप से बनाया गया। इसमें ब्लू नाइल ब्लू नाइल पर रणनीतिक रूप से बनाया गया है, जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? नील नदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदी है ब्लू नाइल। और यूथोपियाई हाईलैंड्स में टाना झील है, ये टाना झील से निकलती है। टाना झील। यह विशाल परियोजना सतत ऊर्जा विकास के लिए अपने जल संसाधनों का दोहन करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ब्लू नाइल उत्तर की ओर बहकर सूडान के खार्तूम में व्हाइट नाइल से मिलती है। किससे? व्हाइट नाइल से मिलती है, जिससे नील नदी बनती है, जो आगे मिस्र से होकर बहती है। जल वितरण और क्षेत्रीय भू राजनीतिक पर इसके संभावित प्रभाव के कारण यह बांध क्षेत्रीय चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा है। अगला प्रश्न है जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए वेस्लिसो, बी डिगुकेस, सी आर प्रगनंदा या डी मैग्नस कार्लसन? किसने जीता इसको? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इसमें कहाँ पे हम? जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्रोएशिया के जाग्रेब में कहाँ पे? क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 टूर्नामेंट में जीत हासिल की। उन्होंने आर प्रगनंदा के खिलाफ ड्रा खेलकर और अंतिम दौर में इवान सारिक को हराकर एक राउंड शेष रहते खिताब अपने नाम किया। कार्लसन का कुल स्कोर 36 में से 22.5 रहा, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहे, वेस्ली सो से आगे रहे। इस जीत में फास्ट फॉर्मेट शतरंज में कार्लसन के दबदबे को और मजबूत किया। यह टूर्नामेंट प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है, जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी शामिल होते हैं। कार्लसन के प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रतिस्पर्धी शतरंज में निरंतर प्रतिभा और रणनीतिक महारत का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, विश्व जैव उत्पाद दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 7 जुलाई को, सी 12 अगस्त को या डी 25 सितंबर को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। विश्व जैव उत्पाद दिवस विश्व स्तर पर 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव उत्पाद दिवस 7 जुलाई को विश्व स्तर पर अच्छे संसाधनों से बने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जैव उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2021 में अपनी शुरुआत से ही यह दिवस जीवाश्म ईंधन आधारित वस्तु विकल्प के रूप में जैव उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है।
इनमें लकड़ी जैसे पारंपरिक उत्पाद और जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां दोनों शामिल हैं। यह दिवस स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। भारत ने जैव कृषि, जैव औद्योगिक नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देकर इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूल प्रथाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एजबेस्टन बर्मिंघम में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है? ये पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश? कौन है ये? भारत है। भारत ने बर्मिंघम भारत ने बर्मिंघम के वेस्टन में इंग्लैंड को क्या है 336 रनों के विशाल अंतर से हराकर टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनकर इतिहास रचा। किसने? भारत ने। कहा है? बर्मिंघम। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने सारा 336 रनों के विशाल अंतर से हराकर टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनकर इतिहास क्या है? इतिहास रच दिया। यह जीत यह जीत खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1967 के बाद से 9 प्रयासों में यह भारत की इस दौर का पहली जीत थी। इस मैच में शुभमन गिल, जो सिर्फ 25 साल और 301 दिन के थे, 25 साल 301 दिन के थे, विदेशी धरती पर टेस्ट जीत हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कप्तान बने और उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड हुआ? सुनील गावस्कर का। गिल के बल्ले से शानदार प्रदर्शन और 430 रन बनाने के लिए उन्हें मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला और इस जीत के ऐतिहासिक महत्व को और मजबूत किया। अगला प्रश्न, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट एनडीबी में शामिल हुए? ए मिस्र और बांग्लादेश, बी संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया, सी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान या डी अर्जेंटीना और नाइजीरिया? इसमें से कौन से दो देश है जो एनडीबी में शामिल हुए हैं 17वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले? तो ये देश हैं, कौन से? ये हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान या न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के नए सदस्य बन गए, जिससे उनकी कुल सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11 हुई। इनका शामिल होना एनडीबी के रणनीतिक विस्तार का प्रतीक है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा मूल रूप से गठित एनडीबी ने तब से ब्रिक्स कोर के बाहर के कई देशों का स्वागत किया। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के साथ बैंक का लक्ष्य ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करना और विशेष रूप से डिजिटल तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में अधिक बुनियादी ढांचे और विकास वित्त पोषण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ग्रामीण विकास दिवस विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये पूछ रहा है। ए 5 जुलाई को, बी 6 जुलाई को, सी 8 अगस्त को या डी 30 जून को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे गरीबी, भूखमरी, खराब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का अभाव और डिजिटल बहिष्कार के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। दुनिया के 80% से अधिक गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान है कि
आबादी पीछे न छूटे। यह दिवस बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने और संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करते हुए करके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है। इस दिवस का उद्देश्य अस्थायी समावेशी ग्रामीण प्रगति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 7 जुलाई को, बी 26 जुलाई को, 26 जून को, सी 12 अगस्त को, या डी 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जुलाई को, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को अफ्रीका में एकता, संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने में स्वाहिली भाषा के सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 2022 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिससे स्वाहिली संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली पहली अफ्रीकी भाषा बन गई। यह तिथि अफ्रीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण भी है। 7 जुलाई 1954 को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष रूप से तंजानिया के जूलियस नियरेरे नेरेरे और केन्या के जोमो केन्याटा जैसे नेताओं द्वारा स्वाहिली को एक एकीकृत भाषा के रूप में अपनाया गया था। यह दिन अफ्रीकी पहचान और विरासत में स्वाहिली की गहरी जोड़ों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना हिम केयर किस भारतीय राज्य में लागू है? सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना हिम केयर किस भारतीय राज्य में लागू है? ए उत्तराखंड में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, या डी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे लागू है? ये लागू है हिमाचल प्रदेश में। हिम केयर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य रखती है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हिम केयर कार्ड के लिए पंजीकरण अब तिमाही आधार पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीनों में खुला रहेगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों को हिम केयर कार्ड बनाने की मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे इस आवश्यक स्वास्थ्य लाभ तक पहुंच सुगम हो सके। अगला प्रश्न, 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में कन्वेंशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए बी एस रवि ने, बी ई एस राम मोहन राव ने, सी एस चक्रवर्ती ने, या डी ए कृष्ण राव ने। किसने किया विमोचन इसका? इसका विमोचन किया है बी एस रवि ने। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और साहित्यिक स्तंभकार बी एस रवि ने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपनी पुस्तक है कन्वेंशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। यह पुस्तक विलियम शेक्सपियर की रचनाओं के प्रति उनके आजीवन जुनून का एक प्रभावपूर्ण प्रतिबिंब है। विमोचन समारोह के दौरान रवि ने शेक्सपियर के प्रति अपने प्रेम के बारे में अपनी निजी कहानियां साझा की, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता को हेमलेट सुनाने जैसे यादगार पल भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया और सभी ने शेक्सपियर की रचनाओं को आज के पाठकों के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए रवि के समर्पण की सराहना की। उनकी पुस्तक का उद्देश्य छात्रों और साहित्य प्रेमियों दोनों को समान रूप से प्रेरित करना है। थैंक यू जी, धन्यवाद।